दिल्ली के चुनावों का शंखनाद बज चुका है। हर पार्टी अपना अपना जोर लगा रही है, पर अब की बार सबसे अच्छी बात यह है, जो डर था वो नहीं हुआ। डर क्या था? डर ये था कि लग रहा था कि शायद दिल्ली में एक गठबंधन होने वाला है जिसका नुकसान बीजेपी को भरपूर होगा। यह गठबंधन था आप पार्टी और कांग्रेस के बीच में, पर शायद ये बहुत सही हुआ है। यहां मैं दो शब्दों का यूज कर रहा हूं, एक शायद और बहुत सही का, मतलब संभावनाएं व्यक्त कर रहा हूं मे बी में, और एक पॉजिटिविटी भी एक दर्शा रहा हूं कि शायद ये बहुत सही हुआ है बीजेपी के लिए। शायद इसलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस जो अपने मतलब उनके जो एक फिक्स रूल हैं, फिक्स उनके पैंतरे हैं, वो हमेशा उन्हीं में ही खेलते रहते हैं। इसका फायदा बीजेपी को हमेशा मिलता है। नरेंद्र मोदी जी खुद कह चुके हैं कि जब हम डायरेक्ट फाइट करते हैं कांग्रेस के साथ तो हमारा विनिंग रेशियो बहुत हाई रहता है। और रियलिटी है ये। आप महाराष्ट्र देख लीजिए, हरियाणा देख लीजिए, महाराष्ट्र देख लीजिए, जहां डायरेक्ट फाइट थी बीजेपी की कांग्रेस के साथ, वहां विनिंग रेशियो बीजेपी का बहुत ज्यादा है। झारखंड में जरूर बीजेपी को हार मिली, उसके अलावा महाराष्ट्र में ये जीत नहीं थी, ये सैलाब था जीत का। पर आज हम बात ये नहीं करेंगे कि कौन जीता कौन हारा। राजनीति में एक तरफ जीत और एक तरफ हार होती ही है, पर बात हम करने जा रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली की बात इसलिए जरूरी है कि नरेंद्र मोदी जी के गढ़ में, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी 10 सालों से प्रधानमंत्री है, थर्ड टाइम वो जीत कर आए हैं, पर उन्हीं के गढ़ में एक ऐसा इंसान बैठा है, एक ऐसा इंसान गद्दी पर बैठा है, अरविंद केजरीवाल। उनके, ये कह दीजिए उनकी छत के नीचे एक घर बनाया किसी और ने, और उस मालिक को डर जरूर होता है कि कब्जा ना हो जाए। 10 सालों से अरविंद केजरीवाल दिल्ली में सत्ता में काबिज है। बीजेपी चाहती है कि अब की बार हम कुछ भी करके सत्ता में आए, क्योंकि ये अब एक प्रतिष्ठा का सवाल हो चुका है। कोई कहेगा नहीं, ना तो बीजेपी का कोई बड़ा आदमी कहेगा, ना ऐसे शब्दों का यूज अमित शाह करेंगे, ना नरेंद्र मोदी जी करेंगे, पर रियलिटी ये है कि ये अब एक प्रतिष्ठा का चुनाव है। ये हर चीज का चुनाव नहीं है, ये अब एक प्रतिष्ठा का चुनाव है। क्योंकि 10 सालों बाद भी सोचिए आप एक बार कि 10 साल बाद भी यदि कोई सरकार, इतनी एंटी करेंसी होने के बाद, इतना ज्यादा भ्रष्टाचार का आरोप लगने के बाद, सब कुछ होने के बाद भी यदि आप वापस जीत जाती है तो ये फिक्स हो जाएगा कि दिल्ली के लोगों को फ्री की खाने की आदत है। शब्द बहुत गंदे हैं पर रियलिटी है, क्योंकि पूरा भारत यही कह रहा है कि दिल्ली को मुफ्त के खाने की आदत है। क्योंकि सरकार वादे करती है, एक तरफ सच्चे चलते हैं, एक तरफ झूठे चलते हैं। एक तरफ वादे ऐसे चलते हैं जो हमें और हमारे भविष्य को सुदृढ़ करते हैं, मजबूत करते हैं। एक नींव ऐसी रखी जाती है जिस पे घर बनेगा तो स्ट्रांग बनेगा। एक तरफ वादे ऐसे किए जाते हैं कि सिर्फ और सिर्फ प्याज दाल में घुमाकर रख दीजिए, सिर्फ और सिर्फ प्याज दाल के भावों में घुमाकर रख दीजिए, और उसी को अपना जीवन विकास की डोर समझ लेता है इंसान। जैसा चाणक्य ने कहा था, किसी को दबाना है तो इतना दबा दीजिए कि वो सांस लेने को भी विकास कहे। इसी का दोहरा चरित्र यदि देखने को मिलेगा तो वो है अरविंद केजरीवाल का चरित्र। क्योंकि उन्होंने एक ऐसे मुफ्त की राजनीति चलाई है जिसके अंदर दिल्ली का आम आदमी, पार्टी नहीं, आम आदमी आ चुका है। पर अब है 10 सालों बाद एक सबक, एक सीख, एक सुदृढ़ भविष्य की ओर अग्रसर देखने वाला एक आम आदमी। ये 10 साल बाद में अब ये तय होगा कि दिल्ली की जनता क्या चाहती है। सिर्फ और सिर्फ पानी बिजली यही, या फिर एक भविष्य, या फिर एक ऐसा देश जहां पर एक ऐसा भविष्य हो जो हम खुली सांस ले सके। दिल्ली में यदि हम सांस की बात कर रहे हैं तो दिल्ली में ये वाक्य एकदम मिथ्या है। ये मैं नहीं कहूंगा कि ये केजरीवाल की देन है या नरेंद्र मोदी जी की या अमित शाह की देन है, पर दिल्ली का आम आदमी आज जहरीली हवा में है। अब 10 साल बाद उन्हें सोचने की जरूरत है कि उन्हें क्या चूज करना है, क्या चयन करना है। क्योंकि कहा जाता है कि राजनीति में आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन होते हैं, एक कम बुरा और एक ज्यादा बुरा। एक कम बुरा, एक ज्यादा बुरा। अब आपको चयन करना है कि आप किसकी तरफ जाएंगे। आप सोचते हैं कि हम एक ऐसा इंसान खोजेंगे
जो अच्छा है तो भूल जाइए, नहीं हो सकता। दिल्ली की जनता ने एक आंदोलन के जरिए अरविंद केजरीवाल को एक नेता बनाया। ठीक था, उस समय एक मजबूरियां समझ लीजिए या आंदोलन से निकला हुआ एक नेता समझ लीजिए, जनता ने उन्हें चयन किया। उसके बाद में एक ऐसी राजनीति चली, मुफ्त की राजनीति, दोबारा उन्होंने मौका दिया। 3 बार के सीएम अरविंद केजरीवाल हैं, 10 सालों से वो सत्ता में काबिज हैं। अब 10 साल बाद जनता को चयन करना है कि उन्हें क्या करना है। अब 10 साल बाद बीजेपी को चयन करना है कि उनकी राजनीति ऐसी क्या होगी जिसके अंदर वहां का आम इंसान आपकी तरफ अग्रसर हो। क्योंकि जैसा अरविंद केजरीवाल अभी कहते हैं ना, मौके पे चौका मारना, अनाउंसमेंट करना, मुफ्त की रेवड़ियां बांटनी, वो करे जा रहे हैं। महिलाओं के लिए अलग उन्होंने योजनाएं दी हैं, पुजारियों के लिए अलग उन्होंने योजनाएं दी हैं, मुसलमानों के लिए अलग, मतलब एक काफी वो करे जा रहे हैं हर वर्ग को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। पर है ये मुफ्त की रेवड़ी। अब देखने वाला होगा कि इस चुनाव में दिल्ली की जनता क्या चाहती है। वो मुफ्त की रेवड़ी चाहती है या दिल्ली का अपने बच्चों का सुदृढ़ भविष्य चाहती है। क्योंकि नरेंद्र मोदी एक ऐसे इंसान हैं जो खुद के लिए नहीं, देश के लिए जीते हैं। क्योंकि उन्होंने अभी 1-2 दिन पहले ही दिल्ली के रैली में उन्होंने कहा था, मैं चाहता तो मेरे लिए करोड़ों का शीश महल बना सकता था, पर मैंने जनता के लिए घर बनवाए हैं। ये बात बहुत बड़ी है। जब एक देश का प्रधानमंत्री खुलकर ये जनता के बीच में ये बात कहता है तो उसके लिए एक बहुत बड़ा मजबूत सीना होगा, तभी ये बात 56 इंच की छाती होगी, तभी वो ये बात कह रहा है। वरना नेताओं पे भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, वो खुलकर ऐसी बात नहीं कह सकते। यदि नरेंद्र मोदी ऐसी बात कह रहे हैं तो जनता को समझना है कि वो क्यों कह रहे हैं। एक भी लांछन नहीं है इस इंसान पे, इस पे भी, और इनके नीचे जितने भी नेता हैं, जितनी भी सरकारें हैं, उन पे एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। और वहीं आप कांग्रेस का राज याद कर लीजिए, चाहे वो केंद्र में हो चाहे वो राज्य में हो, घोटाले बिना उनका दिन नहीं गुजरता, घोटाले बिना उनकी रात नहीं बीतती। घोटाले उन्हें सांस के रूप में चाहिए। जैसे सांस जरूरी है हमें, वैसे ही कांग्रेस के लिए घोटाले जरूरी हैं। वही चीज आम आदमी पार्टी ने एक नए रूप में किया है। एक्चुअल में कहा जाता है, जब एक चोर चोरी करने जाता है किसी घर में, तो वो सबसे पहले एंटीक चीज ढूंढेगा, ऐसी चीजों का चयन करेगा जो आसानी से उठाई जा सके और उसका मोल ज्यादा हो, भाव ज्यादा हो। ऐसा नहीं है कि वो सब कुछ उठा लेगा, क्योंकि उसे पता है चोरी कैसे करनी है और किन चीजों की करनी है। वहीं जब एक आम इंसान जो चोर नहीं है, जब उसके मन में चोरी करने का आता है, या समझ लीजिए जब उसे मौका मिलता है चोरी करने का, तो उसका माइंड ये नहीं कहता, उसका दिमाग ये नहीं कहता कि चयन करो कैसे चोरी करनी है। उसे अब चोरी करनी है, चाहे सामने कुछ भी हो, सब खाना है, सब लुटाना है, सब लूटना है। यही हाल एक मजे हुए चोर में और एक नए चोर में होता है। जैसे कांग्रेस मजी हुई खिलाड़ी है, उसे पता है कि कैसे क्या घोटाला कैसे कब करना है। आम आदमी पार्टी में जो लोग आए वो इतने बड़े नहीं थे कि वो उनके पास में नेता थे, विधायक थे, बड़े बड़े बैकग्राउंड से नहीं थे, वो थे आम आदमी। जब उनको मौका मिला सामान उठाने का तो उन्होंने अनाप शनाप उठा लिया। जैसे मैंने कहा कि आपको चयन करना है कम बुरे और ज्यादा बुरे में, सिर्फ और सिर्फ राजनीति में 2 ही मुद्दे हैं, एक कम बुरा है, एक ज्यादा बुरा है। जब भी कहा जाता है राजनीति में कि भाई बीजेपी हमें क्या देती है, बीजेपी हमारे लिए कोई घर पे कोई गेहूं थोड़ी देके जा रही है, आटा थोड़ी देके जा रही है, सब्जियां थोड़ी देके जा रही है, तो उस समय हमारा माइंड सिर्फ और सिर्फ इतना चलना चाहिए कि हम चयन किसका करें। एक ऐसी पार्टी का, चलो ठीक है उस पर भ्रष्टाचार के आरोप होंगे, मान लिए, अब गिनती करते हैं कितने, 1 2 3, और एक ऐसी पार्टी जिसपे भ्रष्टाचारों के आरोप इतने ज्यादा हैं कि जो गिनती भी नहीं की जा सकती। तो सिंपल सी बात है,
हम उस तरफ जाएंगे जहां भ्रष्टाचार कम है, सिंपल सी बात। अब यहीं दिल्ली की यदि हम स्टेज की बात करते हैं तो दिल्ली स्टेज में 3 परफॉर्मर है, या कह दीजिए 3 कैंडिडेट हैं, जिसमें से एक है आम आदमी पार्टी। जो आम आदमी तो है, आम तो है, पर अब प्रेजेंट टाइम में बहुत बड़ी खास हो चुकी है, बहुत बड़ी लग्जरी लाइफ वो पर्सन जी रहा है। ये समझ लीजिए कि आम आदमी पार्टी एक पार्टी नहीं है, एंटिटी है, सिंगल पर्सन है, जो आया तो था आम आदमी के रूप में, पर अब बहुत बड़ा लग्जरी पर्सन हो चुका है उसके पास में, मतलब लाइफ लग्जरी लाइफ है, ये समझ लीजिए। दूसरा पर्सन है हमारे पास में कांग्रेस। कांग्रेस के पास में प्रेजेंट टाइम में कुछ नहीं है, पर बैकग्राउंड उसका इतना स्ट्रांग है कि 700 सालों तक वो पर्सन बैठ के खा सकता है, खिला सकता है, खरीद सकता है, बेच सकता है। अंतर समझिएगा, आम आदमी के इस पर्सन में और कांग्रेस के इस पर्सन में। आम आदमी का जो पर्सन है वो अब लग्जरी लाइफ जीने का आदी हो चुका है। कांग्रेस का जो पर्सन है वो बैकग्राउंड उसका इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि वो कुछ भी कर सकता है, इतना ज्यादा उसने खाया हुआ है घोटाले कर करके। किसका पैसा? जनता का, आम आदमी का, आम आदमी पार्टी का नहीं, आम आदमी का। अब आपके पास में तीसरा इंसान एक ऐसा है जिसपे घोटाले का आरोप एक भी नहीं है, पर नफरत है, इस पे घोटाले का आरोप एक भी नहीं है, जो दिन रात मेहनत करके दिल्ली की सेवा करना चाहता है, और वो ये जता भी चुका है, दिखा भी चुका है बाहर के और जगहों पे काम करके। यहां के लोगों को पता है कि वो आदमी कितना अच्छा काम करता है उस जगह के लिए, उन लोगों के लिए। तो क्या ये आदमी यहां भी अच्छा काम करेगा? यहां पर एक उम्मीद जगती है कि क्या ये आदमी अच्छा काम करेगा जिसपे घोटालों का आरोप नहीं है, जिसने बाहर अच्छा काम करके दिखाया है। अब दूसरा, क्या हम ऐसे आदमी को मौका देंगे जिसका बैकग्राउंड इतना ज्यादा स्ट्रांग है? और स्ट्रांग कैसे हुआ? घोटालों से, जिसने भर भर के घोटाले किए। क्या हम ऐसे आदमी को मौका देंगे? क्या फिर हम ऐसे आदमी को मौका देंगे जो अब लग्जरी लाइफ जीने का आदी हो चुका है, जो 100% लग्जरी लाइफ जिएगा? तो दिल्ली का चुनाव एक तरीके से बहुत अहम होने वाला है। यहां की राजनीति तय करेगी कि दिल्ली का वोटर किस तरफ जा रहा है, मुफ्त की रेवड़ियों की तरफ जा रहा है या देश की विकास की तरफ जा रहा है। तो आज का हम विषय यहीं समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।